हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले के क्लास में हम लोग जो है इंटीग्रेशन का चैप्टर पे इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें जो है इंटीग्रेशन किए थे बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मतलब डायरेक्ट जो है इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, वही सब यूज करके जब मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला कुछ होता है, 16 स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमने इंट्रोड्यूस किए थे, उस 16 फॉर्मूला को यूज करके डायरेक्टली कैसे इंटीग्रेशन निकालना है। और जो वो मेथड जो है मेनली इंस्पेक्शन के ऊपर, इंस्पेक्शन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के ऊपर बेस करके था। लेकिन वो मेथड जो है हमेशा जो यूजफुल नहीं होता है, हमेशा हम कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन वगैरह के लिए यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज हम सीखेंगे कैसे करके उस बाकी जो है इंटीग्रेशन करते हैं अगर मतलब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से नहीं हो पाता है। तो प्रोमिनेंट है उसमें, प्रोमिनेंट अमोंग द मेथड्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रल्स बाय रिड्यूसिंग देम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको वो सब भी इंटीग्रेशन करते उसको भी वही स्टैंडर्ड फॉर्म, जो 16 फॉर्मूला जो है हम लोगों ने पहले पढ़े, उसी 16 फॉर्मूला में ही लाना पड़ता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके उसके बाद इंटीग्रेशन करना पड़ता है। और 16 जो है फॉर्मूला में लाने का तरीका जो है, ये 3 तरीका प्रोमिनेंट है उसमें। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक को कहते हैं, दूसरा जो है कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और तीसरा जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो बाय पार्ट्स हम कब यूज करते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस रहता है, 2 फंक्शंस अगर रहता है, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस मतलब इस तरीका से कोई रह गया e टू द पावर x एक फंक्शन है, cos x एक है, इस तरीके से प्रोडक्ट, या तो से log x है एक फंक्शन और एक जो है sin x, इस तरीका से 2 फंक्शन, या sin x cos x, इस तरीका का कुछ फंक्शन जो है रहता है। तो इसमें हम क्या अप्लाई करते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि sin x cos x इस टाइप का होने से बिना बाय पार्ट्स अप्लाई करे के भी हम इसको निकाल सकते हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो कोई कोई इंटीग्रल जो है प्रोडक्ट फॉर्म में रहने से भी हम जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई नहीं करके भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, प्रैक्टिस करने से ये सब आ जाएगा। और जो है पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? इंटीग्रेशन पार्शियल बाय पार्शियल फ्रैक्शन में वो सब इंटीग्रेशन किया जाता है जिसमें रेशनल फंक्शंस दिया रहता है। रेशनल फंक्शंस का इंटीग्रेशन मतलब न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल जब रहता है, उस टाइप का फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है कैसे करना है, उसमें वो मेथड अपनाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से अपनाते हैं। और वो क्या चीज़ है, ये जब चैप्टर एक्सरसाइज आएगा तब हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो क्या होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो हम जो है इसको कुछ एग्जाम्पल के लेके, मतलब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेके समझने की कोशिश करेंगे। सो ये हो गया 3-4 क्वेश्चन दिया है। इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जैसे साइन एम एक्स ट्वाइस एक्स साइंस एक्स स्क्वायर प्लस 1 10 टू द पावर 4 रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स साइन ऑफ 10 इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 4 जो है इसका इंटीग्रेशन करना है। तो साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करके करना है, सबसे पहले देखते हैं साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन जो हम कैसे करके करेंगे। तो इसको लिख लिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एम एक्स डी एक्स। साइन एम एक्स के जगह में अगर खाली एक्स रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यहाँ में एम एक्स आ गया, ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उस एम एक्स को अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते, एक दूसरा वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल मतलब टी से अगर सब्स्टिट्यूट कर देते, और नेसेसरी चेंजेस बाकी जगह में भी करना पड़ेगा, तो मतलब क्या होता है देख लो। एम एक्स इक्वल टू अगर टी ले लेते हैं, एम एक्स इक्वल टू टी ले लेते तो साइन टी हो जाएगा, और साइन टी का इंटीग्रेशन हमें करना आता है। और नेसेसरी चेंजेस देख लेंगे उधर क्या क्या चेंज होता है, उधर अगर ज़्यादा चेंज हो गया तो उसका फिर प्रॉब्लम है। तो इसीलिए सब्स्टिट्यूशन जो है लेना जो है थोड़ा गेस करना पड़ता है, तो वो प्रैक्टिस के साथ वो जो है सीख लेते हैं, आप लोग सीख लोगे। तो देख लो, लेट एम एक्स इक्वल टू टी ले लिया, एम एक्स इक्वल टू टी लेने के कारण
एम डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। एम डी एक्स कैसे करके डी टी हो गया, एम एक्स का डेरिवेटिव जो है एम एक्स इक्वल टू टी लेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एम इक्वल टू हो जाता है डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एम एक्स का डेरिवेटिव एम है और डी टी बाई डी एक्स होता है इसका डेरिवेटिव, डी टी बाई डी एक्स, ओके, डी टी बाई डी एक्स। सो दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एम डी एक्स इक्वल टू डी टी मिलता है। तो आगे से हम जब भी डेरिवेटिव करेंगे तो इस तरीका से ही लिखेंगे, मतलब एम एक्स इक्वल टू टी का डेरिवेटिव करने के बाद हम लिखेंगे एम डी एक्स इक्वल टू डी टी ही लिखेंगे आगे से। इंटीग्रेशन के चैप्टर में जब भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इसको जो है एम इक्वल टू डी टी डी एक्स नहीं लिखे, एम डी एक्स इक्वल टू डी टी ही लिखेंगे आगे से, हमेशा इस तरीका से ही डी एक्स साइड में लिखेंगे, डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बात जो है थोड़ा याद रखना है। सो एम एक्स इक्वल टू टी लेने से हमारे पास मिल गया एम डी एक्स इक्वल टू डी टी डेरिवेटिव करके, तो इसका मतलब डी एक्स, यहाँ में डी एक्स है, डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ खाली डी एक्स है तो डी एक्स इक्वल टू वन बाई एम डी टी, वन बाई एम डी टी मिल गया। सो नाउ ये इंटीग्रेशन जो है आई से डिनोट किया है, आई इक्वल टू साइन एम एक्स के जगह में बैठ गया टी, साइन टी, और डी एक्स के जगह में बैठ गया वन बाई एम डी टी, वन बाई एम डी टी। सो ये इक्वल टू हो जाता है, वन बाई एम तो कांस्टेंट है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल से हमें ये बाहर निकाल सकते हैं, वन बाई एम इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी लिखते हैं, और इसका इंटीग्रेशन होता है वन बाई एम साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, फिर से टी की जगह में रिसब्स्टिट्यूट कर दिए एम एक्स, टी के जगह में लिख दिया एम एक्स, तो आंसर मिल गया हमारे पास माइनस वन बाई एम कॉस एम एक्स प्लस सी। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन इसका निकालना था, ट्वाइस एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। सो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन में एक बात हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिस फंक्शन को भी, मतलब जिसके जगह में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उसका डेरिवेटिव जो है उसी इंटीग्रेंड का अंदर के रहना चाहिए, इंटीग्रेंड में वो प्रोडक्ट फॉर्म में रहना चाहिए, एक फैक्टर के तौर पे वो रहना चाहिए। उसका डेरिवेटिव जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है, अगर हम इसको टी ले रहे यहाँ में, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव जो क्या है ट्वाइस एक्स, जो एक फैक्टर के तौर पे यहाँ में है, इस इंटीग्रेंड के अंदर ट्वाइस एक्स जो एक फैक्टर के तौर पे यहाँ में रह रहा है, तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तभी मतलब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करने से आसान होता है और जो है जल्दी से निकल के आता है। तो सब्स्टिट्यूट में ग्वेसिंग जो है उसी तरीके से करते हैं, मतलब उसी फंक्शन को या उसी एक्सप्रेशन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव उस इंटीग्रेंड के अंदर किसी ना किसी रूप में प्रोडक्ट फैक्टर फॉर्म में रहता हो, फैक्टर फॉर्म में छुपा हुआ रहता है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं रहने से मतलब फैक्टराइज करके भी कभी कभी निकालना पड़ता है, तो यहाँ में डायरेक्ट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव जो है ट्वाइस एक्स है, तो ट्वाइस एक्स जो है डेरिवेटिव है तो इसीलिए कोई बात नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टी ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन टी लेने के कारण हमारे पास आ गया ट्वाइस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो ट्वाइस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी यहाँ में सब्स्टिट्यूट कर दिया, पूरा सब जगह में ट्वाइस एक्स डी एक्स के जगह में डी टी लिख दिया, और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन के जगह में एक्स स्क्वायर प्लस वन के जगह में टी लिख दिया, तो इसके कारण इंटीग्रेशन बदल गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी जो है कितना होता है माइनस कॉस टी, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी इक्वल टू माइनस कॉस टी के जगह में फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ गया। नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 10 टू द पावर 4 रूट एक्स सेक्स स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ में भी वही सेम बात है, रूट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास है, रूट एक्स का डेरिवेटिव जो है वन बाई टू रूट एक्स, सो वन बाई टू रूट एक्स यहाँ में है, क्योंकि यहाँ में 2 डाल देंगे और तो 2 डाल देंगे, कॉन्स्टेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी नॉन जीरो नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करने से यह 2 रूट एक्स रहता है, तो इसका मतलब रूट एक्स का डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, तो इसलिए रूट एक्स को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया टी से। सो लेट रूट एक्स इक्वल टू टी, देन 1 by 2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, सो दिस इम्प्लाइज 1 by रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 by 2 डी टी। तो 1 by 2 डी टी जो है डी एक्स बाई रूट एक्स के जगह में 1 by 2 डी टी बैठ गया, और जो 10 टू द पावर 4 रूट एक्स के जगह में टी बैठने से 10 टू द पावर 4 टी, सेक्स स्क्वायर इसके जगह में टी,
तो ये हो गया इंटीग्रेंड जो बन गया 10⁴ t sec square t half into dt, so which can be written as half 10⁴ t sec square t dt। लेकिन ये स्टिल जो है हमारे वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में नहीं आया। स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आना जो है जरूरी है, जब तक वो उसमें नहीं आएगा हम सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला या तो नॉन इंटीग्रल में जब तक नहीं आएगा, जिसका इंटीग्रल हमें पता है, जिसका इंटीग्रल पता है मतलब इंस्पेक्शन मेथड में इसका इंटीग्रल हमें पता है, उस इंटीग्रल में उस इंटीग्रेंड जो है उस फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ में वो नहीं आया 16 फॉर्म, अभी तक तो 16 फॉर्मूला ही हमने सीखे, उस 16 फॉर्मूला में ये नहीं आया। तो इसके लिए फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर से सब्स्टिट्यूट करने के लिए यहाँ में देखो 10, अगर 10 को सब्स्टिट्यूट करते 10 का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर टी, तो यहाँ में प्रेजेंट है तो रेडिली अवेलेबल मिल रहा है। अगर sec को लेते हैं, sec t को डेरिवेटिव लेते हैं तो sec t का 10 स्क्वायर 10x sec x लेने से ये मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, नहीं मिल रहा है। लेकिन 10 को अगर लेते रेडिली अवेलेबल मिल रहा है, तो इसीलिए हम लेट 10t इक्वल टू दूसरा नया एक सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। सो 10t इक्वल टू z ले लिया। तो इसके कारण डिफरेंशिएट कर देने से बोथ साइड sec स्क्वायर t dt इक्वल टू dz मिल गया। sec स्क्वायर t dt इक्वल टू dz। तो इसका मतलब इसके जगह में हम dz लिख दिए, तो इसके जगह में dz, और 10⁴ t के जगह में z⁴ लिख दिए। तो इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है। सो ये नॉन इंटीग्रल में आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। सो इसका इंटीग्रेशन है हाफ इंटू z⁵/5। नाउ z तो 10t है, सो इसको 10t में लिख दिया। 1/2 इंटू 5 10 हो गया 10। उसके बाद z⁵ के जगह 10⁵ लिखना था, लेकिन t √x है तो इसीलिए √x लिख दिया। सो फाइनली इन टर्म्स ऑफ x आंसर आना चाहिए, तो ये इस तरीके से। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ये है, इसमें भी देख लो साइन tan−1 √x/1 + x²। यहाँ तो साफ दिख रहा है tan−1 √x को अगर हम t लेते इसका डेरिवेटिव 1/1 + x² है, क्योंकि 1/1 + x² एक फैक्टर है यहाँ में, क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ tan−1 x इंटू 1/1 + x² dx, इसको लिख सकते हैं। ये वाला इंटीग्रेंड जो इसको इस तरीका से लिखने से, सो देखो ये 1/1 + x² जो है एक फैक्टर है यहाँ में, इस इंटीग्रेंड का 1/1 + x² जो एक फैक्टर है। तो इसके कारण tan−1 x को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो tan−1 x को सब्स्टिट्यूट कर दिया, tan−1 x को हमने t पुट कर दिए। सो इसका डेरिवेटिव हो गया 1/1 + x² dx = dt। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट 1/1 + x² dx = dt। सो इसके जगह में 1/1 + x² dx की जगह में dt पुट कर दिए। उसके बाद tan−1 x के जगह में t पुट कर दिए। सो वी गॉट इंटीग्रेशन i = दिस, इसको i से डिनोट किया है। सो i = इंटीग्रेशन sin t dt, सो हुज इंटीग्रेशन इज -cos t + constant c, बट t = अगेन tan−1 t है। सो हमारे पास आ गया -cos ऑफ tan−1 t + c इज द आंसर। और जो है अभी जो है हम और जो है 4 वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल जो है इंट्रोड्यूस करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रल्स। ट्रिगोनोमेट्रिक का ठीक है, पहले जो नहीं किए तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे करके करना है, 4 इंपॉर्टेंट है। जैसे tan x, cot x, sec x, cos x, इसका पहले जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला उसमें नहीं था, तो इसको जो है आगे से फॉर्मूला की तरह ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले जो है ये वाला आता है, ये जो है तुम 17 नंबर फॉर्मूला की तरह ट्रीट कर सकते हो। सो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx = log of sec x plus c होता है। कैसे होता है, वी हैव, ये सब में सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सब प्रूफ होता है। सो वी हैव i = ये इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इसको हम लिख सकते हैं sin x/cos x into dx। tan x = sin x/cos x है, नॉट इज sin x/cos x लिख दिया dx। अभी जो है इसका डेरिवेटिव जो है, ये जो है cos x का डेरिवेटिव यहाँ में प्रोडक्ट फॉर्म, क्योंकि ये जो है sin x into 1/cos x है। sin x/cos x मतलब sin x into 1/cos x है। सो sin x का डेरिवेटिव जो है cos x है, लेकिन cos x तो यहाँ है नहीं, 1/cos x है।
cosec जो प्रोडक्ट फॉर्म में रहना चाहिए, cosec should be a factor here. तो cosec is not a factor here. Sin x is one factor and 1 by cosec is another factor. So 1 by cosec is another factor. So हम जो है sin x को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो cos x को सब्स्टिट्यूट करने से हो जाता है यहाँ में. So we substitute cos x का डेरिवेटिव sin x है, माइनस sin x होता है. So let cos x equal to t, सब्स्टिट्यूट करने से डेरिवेटिव ऑफ cos x is minus sin x. So therefore minus sin x dx is equal to dt होता है. So sin x dx is equal to minus dt हो जाएगा. Sin x dx is equal to minus dt. Sin x dx is equal to minus dt. So in this sin x dx, इसके जगह में हमने माइनस डी टी पुट कर दिए, cos x के जगह में t पुट कर दिए. So this is equal to माइनस डी टी बाई टी इंटीग्रेशन. So this is equal to, इसका इंटीग्रेशन कर देने से स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आता है. So this is equal to log of मॉडुलस t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ t के जगह में cos x बैठ गया, log of cos x mod cos x प्लस c, एंड ये माइनस जो है पावर के तौर पे यहाँ में उठ जाएगा. तो log of cos x होल टू द पावर माइनस 1, यू कैन लीव इट हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो. log of cos x टू द पावर माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c और इक्वल टू log of sec x प्लस c हो जाता है. cos x का इनवर्स जो cos x टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है 1 बाई cos x, sec x 1 बाई cos x होके इक्वल टू sec x हो जाता है. सो log of sec x प्लस. सो आइदर दिस इज द आंसर, या इसको भी हम आंसर के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इज इक्वल टू, यू कैन राइट इट एज माइनस log of cos x प्लस c भी लिख सकते हो, और log of sec x प्लस c भी लिख सकते हो, दोनों सही है. तो कभी कभी ये हम लोग ये इसको भी लिखते हैं माइनस log of cos x प्लस c. नेक्स्ट जो है cot x का इंटीग्रेशन सेम तरीका से हम कर सकते हैं. cot x इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू होता है log of sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. cot x को हम लिख लेंगे cos x बाई sin x, तो उसके बाद ये आ जाएगा, एकदम इजी है. सो आप कर सकते हो इसको. नाउ नंबर 3, sec x का इंटीग्रेशन कैसे करना है. sec x dx, sec x dx का इंटीग्रेशन होता है log of sec x प्लस 10x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो वी हैव i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx. तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ में क्या सब्स्टिट्यूट करना, कुछ भी मतलब नहीं मिल रहा है. तो यहाँ में हम इंट्रोड्यूस कर दिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई कर दिया गया है. सो ये टेक्निक जो है थोड़ा याद रखना है. ये कभी कभी हमें इस तरीका से करना पड़ता है. सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूशन करने के लिए कभी कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मतलब बाहर से कोई फैक्टर लाके उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ऑब्वियसली sec x प्लस 10x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए. नॉन जीरो से वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं. sec x प्लस 10x जीरो होने से ये नहीं होगा. सो sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिए. इसके कारण ये हो गया sec स्क्वायर x, sec x इंटू sec x इज sec स्क्वायर x, और sec x 10x न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में sec x प्लस 10x सो dx. अगर हम अभी इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t से, sec x प्लस 10x इक्वल टू t, सो इसका डेरिवेटिव जो है बेसिकली यही आता है sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x इंटू dx ही आता है, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, sec x का डेरिवेटिव sec x 10x है. तो इसीलिए ये आ जाता है sec स्क्वायर x sec x 10x इंटू dx इक्वल टू dt. मतलब न्यूमरेटर में ये पूरा जो इसके जगह में sec स्क्वायर x sec x 10x dx के जगह में dt बैठ गया, इसके जगह में t बैठ गया. सो इसका इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ मॉडुलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. सो फिर से t के जगह में सब्स्टिट्यूट कर दिए sec x प्लस 10x. सो आंसर मिल गया log ऑफ sec x प्लस 10x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. सो सिमिलरली cosec x का भी मिलता है इस तरीका से सेम. cosec x dx is equal to log of cosec x minus cot x plus constant of integration c is the answer. वही सेम न्यूमरेटर में cosec x है माइनस cot x से मल्टीप्लाई करके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आंसर मिल जाता है. जैसे इसका आंसर मिल जाता है cosec x माइनस cot x इक्वल टू t. तो cosec x का डेरिवेटिव जो है माइनस cosec x cot x है, और cot x का माइनस cot x का डेरिवेटिव प्लस cosec स्क्वायर x है. तो यहाँ में देख लो cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x है, cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x. तो न्यूमरेटर के जगह में dt बैठ गया, और डिनोमिनेटर में तो ये है इसके t बैठ गया. सो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c.
So which is equal to log of cosec x minus cot x plus constant of integration c. तो दिस 4 फॉर्मूला जो ये 4 फॉर्मूला एक्स्ट्रा जो है इसको हमें याद रखना पड़ता है। ये 4 पहले का 16 उसके साथ ये 4 जो जुड़ जाते हैं 20 फॉर्मूला जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला की तरह याद रखना है। इसको हम बाकी कोई भी इंटीग्रेशन जब आएगा उसको इस तरीके का इंटीग्रेशन आएगा तो ये फॉर्मूला के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अभी जो है कुछ एग्जांपल्स करते हैं, देख लो एग्जांपल्स और एग्जांपल्स है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करके करना है, इसमें जो है कौन सा मेथड अपनाते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो देखेंगे यहाँ में सब्स्टिट्यूशन होगा क्या नहीं होगा। तो अगर हम साइन एक्स को डेरिवेटिव लेते हैं, साइन एक्स को टी लेते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है यहाँ में, लेकिन यहाँ में अगर साइन एक्स इक्वल टू टी ले लेते हैं तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो एक cos x और बच जाता है, उस cos x के जगह में फिर से बैठाना, क्या बैठाएंगे, एक cos x जो एक्स्ट्रा रह जाता है उस cos x के जगह में तो क्या लिखेंगे, फिर sin x के जगह में t लिखेंगे तो ये t क्यूब हो जाएगा। लेकिन cos x dx के जगह में हम लिख देंगे dt लिख देंगे, तो एक cos x यहाँ बच जाता है। उस cos x के जगह में हमको क्या लिखना पड़ेगा, वो कॉम्प्लिकेटेड, मतलब रूट ओवर साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखना पड़ेगा, और तो 1 माइनस टी स्क्वायर स्क्वायर रूट फंक्शन, तो ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो बेटर है अगर cos x को अगर हम यहाँ में पुट करते हैं, cos x का अगर हम t ले लेते तो cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा sin x। तो यहाँ में sin x है, एक sin x के जगह में हम लिख देंगे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और यहाँ 2 sin स्क्वायर एक्स रह जाएगा। तो sin स्क्वायर एक्स को जो इन टर्म्स ऑफ cos x लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीका से सोचना पड़ता है। सोच के मतलब साइन एक्स को टी लेने से प्रॉब्लम हो रहा है, लो तो cos x को ले लेंगे टी। तो cos x को टी लेने के लिए इस तरीका से रेडी करना पड़ता है। थोड़ा देख लो इसको, साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ साइन क्यूब एक्स का एक यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स, और जो है साइन एक्स डी एक्स लिख दिया। अभी साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं फिर से 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, पाइथागोरियन आइडेंटिटी, और ये cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। नाउ इफ वी सब्स्टिट्यूट, अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं cos x इक्वल टू टी, देन ऑब्वियसली sin x dx इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा। ठीक, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x है तो इसीलिए माइनस साइन इधर ले गया। ठीक है, तो sin x dx इक्वल टू माइनस dt हो गया, sin x dx इक्वल टू माइनस dt। तो इसके जगह में हम बैठा देंगे, ये जो इसके जगह में माइनस dt बैठ जाएगा, और इसके जगह में t बैठ का टी स्क्वायर, सो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू, देख लो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, और माइनस dt का ये जो माइनस साइन यहाँ लिख दिया। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेट जो है यहाँ आ गया, ये वाला i इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर dt, which is equal to सिंप्लीफाई करते हैं जैसे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू 1 इज टी स्क्वायर, इसके बाद t टू दी पावर 4 dt इक्वल टू माइनस इसका बेस अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आ गया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल यूज करके, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल इंटीग्रल यूज करके, ओके, डिस्ट्रीब्यूट करके टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब बाई 3, टी टू पावर 4 का इंटीग्रेशन होता है टी टू पावर 5 बाई 5, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टी है, इट्स नॉट इट, सो यहाँ ये सब कांस्टेंट नहीं है। सो टी क्यूब बाई 3 माइनस टी टू पावर 5 बाई 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, बट टी इज इक्वल टू क्या है, cos x था, तो cos x सब्स्टिट्यूट कर दिए। सो माइनस 1 बाई 3 cos क्यूब एक्स प्लस 1 बाई 5 cos टू दी पावर 5x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इस तरीके से काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है, टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स करके दिया है, तो आप लोग उसको थोड़ा देख लेना तो और थोड़ा क्लियर होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम भी मैं करके दे देता हूँ यहाँ में। एक्सरसाइज 7.2 जो है क्वेश्चन नंबर 3, 1 और 2 उतना डायरेक्ट है, उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो इसलिए 1 और 2 मैं नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 1 बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है।
तो इसको थोड़ा फैक्टराइज कर दिया, इसका x कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में, तो मिल गया 1/x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स dx। अभी 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x है, तो इसीलिए 1/log x इक्वल टू टी ले लिया। 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी लेने से 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, सो 1/x dx इक्वल टू dt, और 1/x dx यहाँ प्रेजेंट है तो इसलिए इसको ले लिया गया। सो i इक्वल टू मिल गया 1/x dx के जगह में dt, इसके बाद 1 प्लस लॉग एक्स के जगह में t, सो 1/t इंटू dt हो गया। सो इसका इंटीग्रेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है, सो log ऑफ mod t प्लस c एंड t इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, सो log ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 इक्वल टू क्या है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। तो इसको काफ़ी 2-3 तरीका से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, पार्ट्स, उसके बाद जो है बाई पार्ट्स यूज करके भी बाद में कर सकते हैं। तो हम जो है यहाँ में कौन सा मेथड कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में कोई भी साइन एक्स प्लस बी इक्वल टू बी टी ले सकते हो, कॉस एक्स प्लस बी भी टी ले सकते हो। तो यहाँ में हमने साइन एक्स प्लस बी इक्वल टू टी ले लिया, तो इसका डेरिवेटिव जो है साइन एक्स प्लस बी इक्वल टू टी लेने से इसका डेरिवेटिव आता है ए कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू डी टी। So this implies cos of x plus b dx is equal to 1/a dt. So cos x plus इसके जगह में 1/a dt बैठ गया, 1/a dt, और इसके जगह में t बैठ गया। So this is equal to 1/a इंटीग्रेशन ऑफ t dt, और t dt का इंटीग्रेशन है t स्क्वायर बाई 2। सो t स्क्वायर बाई 2 बाद में t स्क्वायर के जगह में t के जगह में साइन x प्लस b सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। सो 1/2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी प्लस सी। तो इसमें अगर सब्स्टिट्यूशन में बदल देते ये आंसर आ गया, तो आंसर जो है इंटीग्रेशन में अलग अलग आ सकता है यहाँ में, क्योंकि यहाँ में जो है कांस्टेंट का ही डिफरेंस रहेगा। अगर यहाँ में सब्स्टिट्यूशन में अगर cos x प्लस बी इक्वल टू टी लेते तो यहाँ में cos स्क्वायर में आंसर आएगा, तो यहाँ में एक माइनस साइन भी साथ में रहेगा। ठीक, तो डिफरेंस जो है ये जो, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी रहता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो इसीलिए साइन और कॉस में जो है 1 का ही डिफरेंस रहता है। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंस रहता है क्योंकि दोनों का सामने कांस्टेंट है। सो इसलिए इसमें आंसर अलग आ सकता है, टेक्निक बदलने से थोड़ा आंसर भी बदल जाता है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। सो i इज इक्वल टू x रूट ओवर x प्लस 2 dx। तो देख लो इसमें कैसे करके सब्स्टिट्यूट किया गया है, थोड़ा देख लो। रूट ओवर x प्लस 2 इज इक्वल टू टी ले लिया गया है, देन x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सो टेक्निक यहाँ में बेसिकली देखना है, सब्स्टिट्यूशन में टेक्निक जो कैसे करके कर रहे हैं। रूट ओवर x प्लस 2 इज इक्वल टू टी लेने से को स्क्वायर कर देने से क्या हो गया, x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया। सो इसलिए dx इक्वल टू 2t dt आ गया, dx इज इक्वल टू ट्वाइस टी dt। तो dx के जगह में देखो ट्वाइस टी dt आ गया, रूट ओवर x प्लस 2 के जगह में t लिख दिया गया। उसके बाद x के जगह में क्या लिख सकते हैं, क्योंकि x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर है, सो x के जगह में लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 2। तो पूरा का पूरा रूट ओवर एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी लिखने के कारण सभी जो है बदल जाएगा, x और रहना नहीं है। तो यहाँ देखो सभी जो है इन टर्म्स ऑफ t आ गया, तो ये बैठा गया टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी ट्वाइस टी डी टी। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने से ये आ जाता है, सो विच इज, इसके बाद तो आसान सा इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल में आ जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है, ट्वाइस टी टू पावर 4 माइनस 4 टी स्क्वायर डी टी। तो देख लो ये 2t to the power 4 dt माइनस 4t स्क्वायर dt। सो t to the power 4 का इंटीग्रेशन t to the power 5/5, इसके बाद t क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, फिर t का वैल्यू जो है रूट ओवर x प्लस 2 है, मतलब t इज इक्वल टू रूट ओवर x प्लस 2 विच कैन बी रिटन एज x प्लस 2 होल टू द पावर 1/2। तो मतलब t to the power 5 इक्वल टू लिख सकते हैं
x प्लस 2 होल टू द पावर ऑफ 5/2। तो यहाँ लिखा 5/2, टी टू पावर 5 के जगह में लिख दिया x प्लस 2 होल टू पावर 5/2 और 2/5 बाहर, ये 4/3 और टी क्यूब के जगह में x प्लस 2 होल टू पावर 3/2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10 में देख लो i इक्वल टू 1/x माइनस रूट एक्स dx। तो यहाँ में सब्स्टिट्यूट करने के लिए पहले थोड़ा फैक्टराइजेशन कर लिया डिनोमिनेटर को। तो रूट एक्स कॉमन ले लिया गया यहाँ से, रूट एक्स कॉमन लेने के कारण डिनोमिनेटर में आ गया रूट एक्स माइनस 1, रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 1। अभी रूट एक्स माइनस 1 को अगर t ले लेते हैं तो हमारा काम बन जाता है। रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू t, then 1/2 root x dx is equal to dt, so 1/root x dx is equal to 2 dt, so 1/root x dx के जगह में 2 dt बैठ जाएगा, तो ये 2 dt बैठ गया। उसके बाद रूट एक्स माइनस 1 के जगह में t बैठ गया, तो 1/t 2 dt हो गया। सो दिस इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। सो इसका इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ mod t, 2 log mod of t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ट्वाइस log। Now t is equal to root over x minus 1, तो ये बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, x क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 1/3 x टू द पावर 5 dx। तो अगर हम इसको एक्सपांड कर सकते तो हो जाता x क्यूब, यहाँ में अगर पावर 3 पावर 4 रहता तो हम एक्सपांड करके x टू पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई करते, उसके बाद एक एक करके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता, इंटीग्रल निकाल देते। लेकिन यहाँ में ये पावर जो है 1/3 है, एक्स क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 1/3 है। खाली एक्स क्यूब का पावर 1/3 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एक्स क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 1/3 है। सो इसका जो है कैसे करके इंटीग्रल करेंगे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसको हम जो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू अगर टी ले लेते हैं तो 3x² dx इक्वल टू dt होता है। तो इसका मतलब x² dx इज इक्वल टू 1/3 dt। तो x टू द पावर 5 में x टू द पावर 5 कैन बी रिटन एज x² इंटू एक्स क्यूब। तो x² dx के जगह में 1/3 dt लिख दिएंगे, 1/3 dt, और एक एक्स क्यूब रह जाता है, और एक्स क्यूब के जगह एक्स क्यूब तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू t प्लस 1 लिख सकते हैं, t प्लस 1। यहाँ का एक्स क्यूब जो रह रहा है उसको t प्लस 1 लिख दिया और 1/3 dt लिख दिया। मतलब x टू द पावर 5 जो पूरा x टू द पावर 5 को t प्लस 1 इंटू 1/3 dt लिख दिया गया। और x क्यूब माइनस 1/1/3 मतलब t टू द पावर 1/3 लिखते हैं, t टू द पावर 1/3। अभी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ 1/3 कांस्टेंट आउट, सो इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 1/3 इंटू t इज इक्वल टू t टू द पावर 4/3, और t टू द पावर 1/3 इंटू 1 इज t टू द पावर 1/3। अभी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, x टू द पावर n फॉर्म में। तो इसका इंटीग्रेशन जो है t टू द पावर 4/3 प्लस 1/4/3 प्लस 1, t टू द पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1 इंटीग्रेशन। सो दिस इक्वल टू आ गया, सिंप्लीफाई करके 1/7, ठीक, 1/7, और t के जगह में फिर से x क्यूब माइनस 1 बैठा दिया। सो x क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 7/3, 1/4 x क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 4/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आता है। फाइनली इस क्वेश्चन के साथ हम जो है आज कंक्लूड करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसको कैसे करके करना है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ट्वाइस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर ट्वाइस x प्लस 1 dx। सो क्या किया गया है, इसमें भी वही जो sec x tan x में जैसे मल्टीप्लाई किए थे वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इसको भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e टू द पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर दिया गया। e टू द पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर देने से जो है सब्स्टिट्यूशन के लिए रेडी हो जाता है। सो e टू द पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर देने से ये बन जाए न्यूमरेटर में e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, और डिनोमिनेटर बिकम्स e टू द पावर x प्लस e टू द पावर, सॉरी यहाँ में माइनस x, e टू द पावर माइनस x dx बन जाता है। सो लेट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर ये डिनोमिनेटर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इक्वल टू t। सो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x,
e टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस e टू पावर माइनस एक्स dx इक्वल टू dt। सो न्यूमरेटर में आ गया dt और डिनोमिनेटर में रह गया t। सो dt बाई t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉडुलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इक्वल टू log ऑफ t के जगह में फिर से सब्स्टिट्यूट कर दिया e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो इस तरीका से इस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोग अप्लाई करते। आप लोग रिमेनिंग एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग भी अच्छे से कर सकोगे। ओके, सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।